हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रकाशिकी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम पिछले क्लास में 10 प्रश्न को सॉल्व करा चुके हैं। आज ये 20 प्रश्नों का एक संग्रह लेके पुनः आए हैं, जो पिछले प्रकाश पर आधारित तीनों जो लेसन उधर खत्म हुआ है, परावर्तन, अपवर्तन और साथ में प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, इन पर आधारित प्रश्नों को यहाँ दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट करके यहाँ दिया जाता है। इन प्रश्नों को एक बार जरूर परीक्षा के पहले सॉल्व करना अनिवार्य होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। यानी यहाँ पूछा जा रहा है पहले प्रश्न में कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो उत्तल दर्पण होता है वह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है, बराबर भी बनाता है और बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। लेकिन यहाँ आभासी की बात की जा रही है और अवतल दर्पण जो होता है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण जब वस्तु फोकस और उस दर्पण के बीच रख दी जाती है तब वो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो आइए देखते हैं, इसमें अवतल दर्पण ऑप्शन जो होगा वो सही कहा जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अवतल दर्पण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, अवतल दर्पण इसमें सही होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, दूसरे में कहा जा रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। यहाँ फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में हमें संबंध बताना है, कौन सा संबंध सही होगा। तो यहाँ देखिए जो संबंध दिया हुआ है ऑप्शन में वो r और f में सीधा संबंध दिया हुआ है। यानी कि हमने बताया था कि जब दर्पण का व्यास हो वो छोटा हो, या हम कह सकते हैं, इसमें कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। तो यहाँ हमें r और f में संबंध बताना है, कौन सा संबंध इसमें सही होगा। r बराबर f/2, तो ये तो गलत होगा। दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए इसमें सही ऑप्शन हमारा f बराबर r/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें संबंध सी वाला जो दिया हुआ है ये हमारा राइट आंसर होगा, f बराबर r/2। f और r में यह संबंध बताया जा चुका है। अब देखिए तीसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि एक वर्णीय प्रकाश वायु से अपवर्तनांक n के माध्यम में अपवर्तित होता है। एक वर्णीय प्रकाश है और वह वायु से n अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तित होता है। आपतित तथा अपवर्तित तरंगों की तरंगदैर्ध्यों का अनुपात बताना है। तो स्नेल के नियम का व्यापक रूप हम देख चुके हैं। तो व्यापक रूप में बताया गया था 1n2 बराबर n2/n1 और इसको साइन i बटा साइन r के बराबर, और साथ में इसको हम λ1 बटा λ2 v1 और बटा v2 के अनुपात के भी बराबर दिखाए थे व्यापक रूप में। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि वायु से n अपवर्तनांक वाले माध्यम में, यानी वायु से n अपवर्तनांक वाले माध्यम में जब जा रहा है तो इसका अपवर्तनांक n/1 लिखा जाएगा। यानी वायु के सापेक्ष n अपवर्तनांक वाले माध्यम का जब अपवर्तनांक लिया जाएगा तो वो n2/n1, यानी वायु का अपवर्तनांक हम 1 कहेंगे, निर्वात अथवा वायु के लिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ n/1 ये हो जाएगा n2/n1 का मान, और साथ में हमें तरंगदैर्ध्यों का अनुपात लेना है। तो हम जानते हैं n2/n1 ये λ1 बटा λ2 के बराबर होता है, λ1 बटा λ2 के बराबर होता है। तो सीधे हम कह सकते हैं कि λ1 λ2 का अनुपात n और 1 के अनुपात के बराबर होगा। यानी प्रश्न संख्या 3 में ऑप्शन नंबर सी n/1 के रूप में दिया हुआ है, इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथे प्रश्न में कह रहा है n अपवर्तनांक वाले गोलीय अवतल पृष्ठ की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां f1 तथा f2 है, इनके मध्य संबंध बताना है, कौन सा संबंध इनके मध्य सही होगा। तो गोलीय पृष्ठ के लिए फोकस दूरियों में संबंध का सूत्र बताया जा चुका है।
जो मुख्य फोकस होते हैं वह विपरीत साइड में मौजूद होते हैं। तो यहां देखिए गोलीय अवतल पृष्ठ की बात की गई, तो अवतल पृष्ठ अगर कोई गोलीय अवतल पृष्ठ है तो उसके दोनों विपरीत साइड में उसके मुख्य फोकस स्थित होंगे। तो यहां देखिए विपरीत साइड में होंगे मतलब ऋण चिन्ह होगा दोनों के बीच, और यहाँ अपवर्तनांक यन कहा जा रहा है, यन अपवर्तनांक वाले माध्यम में। तो एक संबंध बताया गया था F2 बराबर -n इंटू F1, F2 बराबर -n इंटू F1, या ऑप्शन नंबर डी हमें राइट आंसर यहां दिखाया जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, तो पांचवा प्रश्न जो है इसमें देखिए क्या है, पांचवा, फोकस दूरी F1 का एक उत्तल लेंस फोकस दूरी F2 के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। यानी यहां दो पतले लेंसों को संयोजित किया जा रहा है, उस संपर्क में दोनों को रखा गया है। तो F1 एक की फोकस दूरी है और दूसरे की है F2, और इसमें कहा जा रहा है कि लेंस के संपर्क में रखा गया है, लेंस संयोग उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यह लेंस संयोग उत्तल लेंस की भांति कब व्यवहार करेगा, किस परिस्थिति में करेगा? तो हम पीछे पढ़ चुके हैं फार्मूला कि जो जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे होते हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, या इसी को सॉल्व करके F बराबर F1 F2 बटा F1 प्लस F2 के रूप में निकाला गया था। अब इसमें कहा जा रहा है F1 फोकस दूरी उत्तल लेंस की है और F2 फोकस दूरी है अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की अगर फोकस दूरी F2 है तो यहाँ जो हर में मिलेगा वो मिल जाएगा F1 माइनस F2, और अंश भी ऋणात्मक होगा। तो ऐसे स्थिति में अगर सूत्र से देखा जाए तो सूत्र है इसका 1/f के रूप में लिखे, या F बराबर F1 F2 और नीचे हो जाएगा F1 प्लस F2। अब इस फार्मूले में देखिए ऊपर F2 को ऋणात्मक रखा जाएगा और नीचे भी F2 को ऋणात्मक रखा जाएगा। तो F1 माइनस F2 ये हर में मिल रहा है। अगर F1 बड़ा होता F2 से तो F का मान माइनस में आता, लेकिन यहां देखिए हमें कह रहा है कि लेंस संयोग उत्तल होना चाहिए, यानी संयुक्त फोकस दूरी जो कैपिटल F है उसको प्लस में मिलना चाहिए। तो प्लस में ये कब मिलेगा, ये प्लस में कब मिलेगा, जब ऊपर यहाँ माइनस है F1 F2 जब लिखेंगे तो F2 ऋणात्मक होगा, और नीचे F2 ऋणात्मक करेंगे तो यहाँ F1 माइनस F2 होगा, F1 माइनस F2। अब अगर इस संबंध में F1 अगर छोटा हो जाए F2 से, F1 अगर छोटा हो जाए F2 की तुलना में तो नीचे माइनस में मिल जाएगा, ऊपर माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में F1 जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए F2 से, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल की तुलना में छोटी होनी चाहिए। जब छोटी होगी तभी हमें संयुक्त लेंस उत्तल प्राप्त होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमें सही उत्तर देगा। अब देखिए कह रहा है एक उत्तल लेंस, ये प्रश्न संख्या 6 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता दिया है 2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए क्षमता और फोकस दूरी में एक संबंध का सूत्र पढ़ चुके हैं, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। लेकिन यहाँ कंडीशन बताया गया था जब फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो, लेकिन उत्तर जो है वो सेंटीमीटर में आ रहा है। तो सेंटीमीटर वाले केस के लिए 100/f बताया गया था। अब इसी से हमें निकालना है फोकस दूरी, तो f को यहां ट्रांसपोज कर दीजिए, f बराबर अगर निकालेंगे तो ये 100/p आ जाएगा, और p का मान कितना है 2 डायोप्टर। तो अगर यहाँ 2 रखा जाए तो 100/2 यानी 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 में 50 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, तो प्रश्न संख्या 7 वाले केस में देखेंगे प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है। प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है केवल प्रिज्म कोण पर, प्रिज्म कोण तथा अपवर्तनांक पर, केवल अपवर्तनांक पर, और फिर इनमें से किसी पर नहीं। तो इसमें देखिए 7वां में प्रिज्म कोण हमें बताना है विचलन कोण किस पर निर्भर करता है। तो एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ये पतले प्रिज्म के लिए ये सूत्र बताया गया था विचलन कोण का। तो यहां से दिखाई दे रहा है ये अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए प्रश्न संख्या 7 में बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो 8वें प्रश्न में कहा जा रहा है आकाश का रंग नीला होता है
तो आकाश का रंग नीला होना, समुद्री जल का रंग नीला होना, इन सब घटनाओं को पीछे बताया जा चुका है कि क्यों ये नीला दिखते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया था, प्रकीर्णन, परावर्तन, विवर्तन और अवशोषण। तो यहाँ ये घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं, एक समबाहु प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक √3 है। देखिए समबाहु प्रिज्म है और इसके कांच का अपवर्तनांक दिया है √3 और समबाहु प्रिज्म है तो प्रिज्म कोण इसका 60 डिग्री कहा जाएगा। भाई समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, तो इसका जो शीर्ष कोण होगा वो भी 60 अंश होगा। तो यहां से प्रिज्म कोण हो जाएगा 60 अंश और अपवर्तनांक n का मान √3। निकालना क्या है, प्रिज्म द्वारा अल्पतम विचलन है, तो प्रिज्म द्वारा अल्पतम विचलन कोण का मान बताना है। तो प्रिज्म के लिए सूत्र बताया गया है, n बराबर sin a प्लस डेल्टा m/2 बटा sin a/2। ये फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसी फार्मूले में मान रख के सॉल्व करेंगे। तो n की वैल्यू है √3 और ऊपर हो जाएगा sin a की वैल्यू 60 अंश हो जाएगा प्लस डेल्टा m/2 और साथ में नीचे हो जाएगा sin 60 अंश बटा 2। अब 60 अंश बटा 2 सॉल्व करेंगे तो ये 30 अंश आ जाएगा, यहाँ sin 30 अंश और sin 30 अंश से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो √3 और sin 30 अंश का मान 1/2 होता है और इधर आ जाएगा sin 60 प्लस डेल्टा m/2 ये आ जाएगा। और यहाँ से देखिए √3/2 ये sin 60 डिग्री का मान होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 और इधर आ जाएगा sin 60 डिग्री प्लस डेल्टा m/2। अब यहाँ कोणों की तुलना कराएंगे तो 60 अंश बराबर 60 प्लस डेल्टा m/2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 120 हो जाएगा और फिर 60 को बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस में आएगा। अब यहाँ से देखिए डेल्टा m बराबर 120 माइनस 60 या डेल्टा m बराबर हम कह सकते हैं 60 अंश। तो इस प्रश्न संख्या 9 में हमारा उत्तर आएगा डेल्टा m बराबर 60 अंश, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 में सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए 10वां प्रश्न, 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है क्राउन कांच की विक्षेपण क्षमता। अब विक्षेपण क्षमता की बात कर रहा है, वर्ड विक्षेपण क्षमता ओमेगा बताया गया था, इसके लिए फार्मूला भी बताया गया था डेल्टा V माइनस डेल्टा आर, डेल्टा V माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, ये फार्मूला बताया गया था। या इसी को हम थीटा कह सकते हैं, डेल्टा V माइनस डेल्टा आर को हम थीटा कह सकते हैं, ये सीधा इसको थीटा लिखा गया था। देखिए कोणीय परिक्षेपण थीटा और नीचे डेल्टा वाई हम कह सकते हैं औसत विचलन, ये औसत है, मध्यवर्ती रंग पीला लिया गया था तो उसी का माध्य है विचलन का, बैगनी रंग का विचलन और लाल रंग के विचलन का औसत निकालते हैं और उसी को हम कहते हैं कि मध्यवर्ती रंग जो होता है पीला होता है, उसी के विचलन के बराबर इसको दिखाया जाता है। तो इस प्रश्न में क्राउन कांच की विक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा दिया हुआ है और साथ में क्राउन कांच प्रिज्म 0.616 डिग्री का कोणीय विक्षेपण उत्पन्न करता है, यानी कोणीय परिक्षेपण थीटा की वैल्यू दिया हुआ है। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और इसमें हमें निकालना क्या है, उत्पन्न करता है तो औसत विचलन कोण, यानी हमको डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है और यहाँ थीटा दिया हुआ है और साथ में ओमेगा दिया हुआ है। इस तरीके से इस फार्मूले को हमें बनाना है, डेल्टा वाई बराबर थीटा बटा ओमेगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 0.616 ये दिया हुआ है, 0.616 दिया हुआ है। देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है वो 0.616 डिग्री ये दिया हुआ है और नीचे ओमेगा की वैल्यू, तो वर्ड विक्षेपण क्षमता दिया है 0.0154 ये वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, तो देखिए इसमें अगर यहां से हम दशमलव हटाना है तो एक जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव दाईं तरफ अंकों की संख्या समान होगी। अब ये दशमलव हटाया जा सकता है। अब 154 को ऊपर विभाजित करना है, यानी यहाँ हो जाएगा 6160 और नीचे 154। अब इससे अगर भाग करेंगे तो देखिए कितनी बार में ये कट रहा है, तो अगर हम इसमें 4 का गुणा कराएं तो 4 चौका 16 और 4 पंचे 20,
और 1 21 और 4 एकन्नम 4 और 2 6, यानी ये 4 बार में पूरी तरीके से कट सकता है। 154 चौका 616 और साथ में एक जीरो लगाएंगे तो ये जीरो भी कैंसिल। यहां से सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है डेल्टा वाई यानी 40 डिग्री। तो औसत विचलन कोण ये हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो, यानी प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों की वैल्यू ए के बराबर कहा गया, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है और यहां कह रहा है कि डेल्टा जो एम है अल्पतम विचलन ये ए के बराबर है, यानी डेल्टा एम को भी ए लिख सकते हैं और प्रिज्म कोण ए तो ऑलरेडी है ही है। हमें बताना है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो एन का फार्मूला पढ़ चुके हैं, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम, ए प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम को भी ए लिख देंगे बटा 2 और नीचे हो जाएगा साइन ए बटा 2। सॉल्व कर लीजिए तो यहां से एन की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर ए प्लस ए मिलके 2a और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ऊपर आएगा साइन ए और नीचे आ जाएगा साइन ए बाई 2। अब इसमें कोणार्धक वाला फार्मूला लगा देंगे। साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो साइन ए का फार्मूला यहां लगा देंगे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ये फार्मूला लगा देंगे और फिर नीचे हो जाएगा बटा साइन ए बाई 2। अब इसमें से देखिए साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल करने पर क्या बचेगा, तो एन बराबर 2 कॉस ए बाई 2, ये हमारा यहाँ रिजल्ट मिलेगा। कौन से ऑप्शन में देखिए 2 कॉस ए बाई 2, 2 कॉस ए बाई 2 ऑप्शन नंबर बी में होगा। 11वां का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 12। तो 12 हमें प्रश्न में कह रहा है दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो देखिए संयुक्त लेंस की जो क्षमता होती है P, ये बराबर होता है P1 प्लस P2। ये फार्मूला हम पीछे देख चुके हैं और इसमें P1 और P2 की वैल्यू 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर दिया है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी 4 - 2, ये लिखा जाएगा 4 डायोप्टर -2 डायोप्टर है तो यहां से आएगा प्लस में 2, संयुक्त लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर मिलेगा। लेकिन हमें बताना है इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी वाला फार्मूला जब लगाएंगे तो F बराबर 1/P होता है। अगर हम यहां से इस सूत्र से निकालें तो फोकस दूरी मीटर में आएगा, लेकिन रिजल्ट हमें सेंटीमीटर में देना है। तो ऐसे स्थिति में हम 100/P अगर कर दे तो इस सेंटीमीटर में सीधा हमें उत्तर मिल जाएगा। तो यहां से देखिए 100/P का मान 2 आया है, 2 से भाग कर देंगे, ये 50 सेंटीमीटर इसका हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी प्लस में 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 12वां में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13, आर त्रिज्या तथा n1 अपवर्तनांक का एक समतल उत्तल लेंस, आर वक्रता त्रिज्या तथा n2 अपवर्तनांक के समतल अवतल लेंस के संपर्क में चित्रानुसार, ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के अनुसार रखे जाते हैं। संयुक्त लेंस की क्षमता बतानी है, हमें इस पूरे संयुक्त लेंस की क्षमता बतानी है कितनी होगी। तो यहां देखिए संयुक्त लेंस की क्षमता निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी और फोकस दूरी जब मालूम चल जाएगी तो उसी के अनुसार हम संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालें। तो इसमें देखिए ये पहला समतल उत्तल, ये समतल उत्तल है और दूसरा अगर देखा जाए तो ये अवतल पहले है समतल बाद में है, यानी समतल अवतल कह सकते हैं। 2 लेंस है तो दोनों लेंसों की पहले हम फोकस दूरियां क्लियर करें। भाई समतल उत्तल वाले का अपवर्तनांक n1 है और वक्रता त्रिज्या r इसका भी है, और दूसरे वाले में जो समतल अवतल लिया गया इसका अपवर्तनांक n2 है और वक्रता त्रिज्या इसकी भी r कही गई है। तो हम पहले लेंस मेकर सूत्र का इस्तेमाल करके दोनों की फोकस दूरियां निकालेंगे। तो पहले देखिए समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी को अगर f1 मान लिया जाए, इस वाले लेंस की फोकस दूरी f1 मान लिया जाए और इस वाले लेंस की फोकस दूरी को f2 मान लिया जाए, तो f1 f2 हम लेंस मेकर सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। 1/f1 बराबर
अपवर्तनांक है n1 माइनस 1 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन, अब यहां देखिए एक पृष्ठ इसका है समतल, तो r1 की जगह पे समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, और फिर माइनस 1 अपॉन दूसरा पृष्ठ इसका होगा उत्तल, तो एक समतल है दूसरा उत्तल है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक लेना पड़ेगा, ये बाईं तरफ आएगा ऋणात्मक इसका वक्रता त्रिज्या होगा। तो हम यहां से 1/f बराबर n माइनस 1 इंटू 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 फार्मूला पढ़ चुके हैं, और इसकी वक्रता त्रिज्या जब ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ माइनस r रखना पड़ेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/, अनंत की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां से 1/f1 बराबर मिल जाएगा n1 माइनस 1, और यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहां से 1/r केवल मिलेगा। अब ठीक इसी प्रकार 1/f2 निकालेंगे लेंस मेकर सूत्र का प्रयोग करके, तो 1/f2 निकाला जाए दूसरे वाले लेंस के लिए, 1/f2 बराबर हो जाएगा, यहाँ अपवर्तनांक n2 है, और इसमें देखिए पहला वाला पृष्ठ इसमें अवतल लिया गया, तो पहला पृष्ठ अवतल लिया गया तो इसकी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक लेनी पड़ेगी -r, और दूसरा वाला है समतल, तो इसका अनंत वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। यहां से सॉल्व किया जाए तो 1/f2 बराबर n2 माइनस 1, और यहां मिल जाएगा -1/r, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/, अनंत ये 0 के बराबर होता है। तो अब यहां से देखिए 1/f1 और 1/f2 को अगर जोड़ दिया जाए, भाई फार्मूला क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, तो अब इन दोनों का हमें योग करना है, 1/f1 1/f2 को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर देखिए क्या मिलेगा, 1/f हमको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी मिल जाएगी, तो इस समीकरण को जोड़े तो यहां से हमको मिल जाएगा n1 माइनस 1/r, और प्लस है यहाँ पर, लेकिन यहाँ देखिए 1/f2 की वैल्यू ये माइनस में यहाँ दिया हुआ है माइनस चिन्ह के साथ, तो चलो हम ऐसे ही लिख दे पहले n2 माइनस 1 अपॉन माइनस में r, ये लिख दिया जाएगा, माइनस प्लस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, यहाँ 1/r दोनों में, नीचे r हो जाएगा एलसीएम, ऊपर है n1 माइनस 1, और यहाँ देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस बनेगा, ये n1 माइनस 1 और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में n2 माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n1 माइनस 1 माइनस n2 प्लस 1, नीचे r हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी n1 माइनस n2/r, और 1/f को हम क्या लिख सकते हैं, ये लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f, तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर n1 माइनस n2/r, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और ये देखते हैं प्रश्न संख्या 14, तो 14वां प्रश्न देखिए, 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो देखिए r का मान हम माइनस में 24 लिखेंगे क्योंकि ये अवतल दर्पण है, -24 सेंटीमीटर r की वैल्यू दिया है, और इसके सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, यानी वस्तु की दूरी हो गई 3 सेंटीमीटर, ये भी ऋणात्मक लिखा जाएगा। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, हमें बताना है मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता त्रिज्या दिया है, अवतल दर्पण है, उसके सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर मोमबत्ती है, उसका प्रतिबिंब निकालना है कहाँ बनेगा। तो जब वक्रता त्रिज्या दिया है तो हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें अगर, तो ये देखिए 24 का आधा यानी माइनस में 12 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी -12 सेंटीमीटर। अब हम दर्पण का सूत्र लगा सकते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र है, इस सूत्र से v निकालना है, इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो यहां से हमको मिल जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब इस फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे, v का मान निकालना है, तो यहाँ f की वैल्यू देखिए -12 रख देंगे, और यहाँ -1/u की वैल्यू -3 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 1/v बराबर ये पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख देंगे 1/3, और ये निगेटिव 1/12 भी हो जाएगा 1/12, 12 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 4 - 1 आएगा,
यानी 1/v बराबर सॉल्व करने पर 3/12 मिलेगा और इसको काटेंगे 3 चौका 12 तो 1/4। अब इसको अगर हम पलट दिया जाए भिन्न को या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो v बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और v की वैल्यू है धनात्मक। तो धनात्मक वैल्यू क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के ठीक पीछे बनेगा। तो v की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और ये दर्पण के ठीक पीछे प्राप्त होगा क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक मिलेगा, सॉरी प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा। दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और यहाँ दर्पण के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस प्रतिबिंब को हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो दर्पण के पीछे होगा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 14 का हमें आंसर मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 15। तो 15वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। देखिए अब यहाँ अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, तो अब अवतल दर्पण इसमें प्रतिबिंब बनाता है अपने से 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब। तो यहां से देखिए क्या दिया है, इस प्रश्न संख्या 14 का ये सलूशन है और यहाँ हम 15वें का सलूशन दे रहे हैं कि एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का, तो वस्तु हमेशा सामने रखी जाती है तो इसलिए यह दूरी ऋणात्मक लेंगे। u बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 3 गुना बड़ा बन रहा है। जितनी वस्तु की लंबाई है उससे 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से m की वैल्यू यानी ये रेखीय आवर्धन है, उस दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होगा वो 3 होगा और ये वास्तविक प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो रेखीय आवर्धन हम ऋणात्मक लिखेंगे। तो यहाँ -3m की वैल्यू लिखी जाएगी क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वस्तु सीधा है वह और प्रतिबिंब उल्टा है तो आवर्धन ऋणात्मक हो जाता है। तो यहाँ 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहा था, इसलिए रेखीय आवर्धन नियम -3 लिखा जाएगा। अब हमें बताना है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या तब मिलेगा जब फोकस दूरी मिलेगी। तो फोकस दूरी हम पहले निकाल लें तो उसके लिए हम रेखीय आवर्धन का फार्मूला यूज कर सकते हैं। रेखीय आवर्धन नियम जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई और साथ में v और u के पदों में जब निकालते हैं तो ये माइनस में v बटा u के बराबर होता है। ये फार्मूला हम रेखीय आवर्धन का पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए m की वैल्यू -3 दिया हुआ है, तो m की वैल्यू जब -3 रखेंगे तो ये बराबर -v/u हो जाएगा और u की वैल्यू यहाँ -10 दिया है, यहाँ माइनस में जब 10 रख देंगे u की वैल्यू, ये -10 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस जरूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ 10 से इसमें गुणा किया जाए, 10 से गुणा किया जाए तो यहाँ हमको पुनः v की वैल्यू माइनस में हमको 30 प्राप्त होगी, माइनस में 30 सेंटीमीटर। यानी जो वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखा है उसका प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा, तभी वास्तविक प्रतिबिंब होगा। 30 सेंटीमीटर दूरी पर हमें निकालना क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो ऐसे स्थिति में हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करके पहले फोकस दूरी निकालेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इस फार्मूले के प्रयोग से v की वैल्यू ऋणात्मक रखेंगे माइनस में 30 सेंटीमीटर और फिर यहाँ u की वैल्यू भी ऋणात्मक है और u की वैल्यू है -10। तो ये दोनों ही माइनस माइनस में मिल रहे हैं, माइनस चिन्ह को हम कॉमन ले सकते हैं। 1/f बराबर माइनस को कॉमन ले ले तो दोनों धनात्मक होगा, 30 एलसीएम ले लेंगे और 30 एलसीएम लेने पर यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले चुके हैं, दोनों वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी तो यहाँ तो 1 आ जाएगा लेकिन यहाँ 3 आएगा। तो ये 3 1 4, 4/30 यानी ये हो जाएगा माइनस में 4/30, 4/30। और इसको अगर कैंसिल आउट करें 2 से तो ये हो जाएगा 2/15। अब इसका अगर हम रिवर्स ले लें, इसका अगर रिवर्स ले लें तो यहाँ से देखिए हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, f बराबर माइनस में 15/2। या इसको और सॉल्व किया जाए तो f बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमको, सीधा हमें निकालना क्या है, ये f बराबर -15/2 सेंटीमीटर में फोकस दूरी आया है और हमें निकालना है इसमें दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो अब वक्रता त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या r जो होती है
वो फोकस दूरी का डबल होती है। तो अब इसी में वैल्यू रख देंगे 2 इंटू माइनस ये 15/2 कर देंगे, इसका 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे और यहां से सीधा आर की वैल्यू मिल जाएगी 15 सेंटीमीटर और ये माइनस में मिल रहा है क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, इस कारण से हमको वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक मिलेगा और 15 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सलूशन हमको यहां प्राप्त हो रहा है। तो ये प्रश्न संख्या हमें 15 का ये सलूशन यहां मिल चुका है। अब आइए देखते हैं, अब आइए प्रश्न संख्या इस प्रकार से हमारा 14 हो चुका, 15 हो चुका। अब हम 16वें प्रश्न को देखने वाले हैं। तो 16वें प्रश्न में कहा जा रहा है वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक। तो देखिए वायु के सापेक्ष दिया है यानी ANG की वैल्यू कितना दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 3/2, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 और फिर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 4/3 यानी ANW ये 4/3 दिया है। तो कांच का अपवर्तनांक है 3/2 और जल का अपवर्तनांक 4/3 और निकालना क्या है, जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष यानी WNG बताना है हमको, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो सीधे फार्मूला है इसका WNG इक्वल टू हम लिख सकते हैं ANG अपॉन ANW। ये फार्मूला सीधे बताया जा चुका है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। सीधे फार्मूला यहाँ 3/2 और ये 4/3 भिन्न को पलटा जाएगा तो ये 3/2 गुणे 3/4 सॉल्व करने पर WNG की वैल्यू हमको मिल जाएगी 9/8। ये हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 भी इस प्रकार से सॉल्व हो चुका। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 प्राप्त हो जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। तो 17 प्रश्न में क्या कह रहा है कि कांच n बराबर 1.5 यानी एक कांच है जिसका अपवर्तनांक 1.5, उस कांच के उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है। तो कांच का एक उत्तल लेंस है और इसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है r, अपवर्तनांक इसका दिया हुआ है 1.5। तो यहां से देखिए वक्रता त्रिज्या प्रत्येक पृष्ठ की r है, लेंस को जल n बराबर 4/3 में डुबा कर रखा गया है। तो यहां देखिए जो भी अपवर्तनांक दिया हुआ है वो वायु के सापेक्ष मान सकते हैं। कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.5 और फिर जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जो दिया है ये दिया हुआ है 4/3, ये दोनों वैल्यू दी हुई है। और लेंस की जल में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, हमको लेंस की जल में फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फिर कह रहा है यदि r बराबर 30 सेंटीमीटर हो तब फोकस दूरी क्या होगी, तो जल में फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है यानी लेंस को जल में डुबो कर रखा गया है। जब लेंस को जल में डुबो कर रखेंगे तो जो अपवर्तन होगा वो जल से कांच में होगा, जल से प्रकाश किरणें कांच में जाएंगी तो हमें अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कांच का निकालना पड़ेगा। तो यहां देखिए पहले जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम ज्ञात करेंगे WNG, और WNG निकालेंगे तो ऊपर फार्मूला बताया जा चुका है WNG इक्वल टू ANG अपॉन ANW, ANG अपॉन ANW ये फार्मूला लगाएंगे और 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, यही वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे तो ये 3/2 और नीचे ANG का 4/3 और बिल्कुल पहले जैसा ही टोटल मिल रहा है 3/2 गुणे 3/4 तो रिजल्ट वही 9/8 यहाँ भी मिल जाएगा हमको 9/8। ये हमको WNG यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब हमें निकालना क्या है इसमें, तो प्रश्न संख्या ये हमारा कौन सा है, प्रश्न संख्या 17। तो जल के सापेक्ष हमें निकालना है लेकिन जल में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी बतानी है। तो फोकस दूरी के लिए लेंस मेकर सूत्र लगा देंगे। लेंस मेकर सूत्र देखिए क्या होगा, 1/f बराबर यहाँ अपवर्तनांक WNG का प्रयोग करेंगे -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान है और हम जानते हैं पहली वक्रता त्रिज्या जो r1 होगी वो धनात्मक ली जाएगी तो r1 हो जाएगा धनात्मक और दूसरी वक्रता त्रिज्या ये r2 हो जाएगी ऋणात्मक, तो इसको -r रख देंगे। अब इसको सॉल्व करके f की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/f बराबर यहां से WNG की वैल्यू 9/8 लिख देंगे -1 और यहाँ देखिए 1/r और ये प्लस 1/r, यहाँ r LCM ले लेंगे तो ऊपर 1 + 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से
1/f बराबर, यहाँ एलसीएम 8 हो जाएगा, 9 - 8 करेंगे, 9 - 8 और यहाँ मिल जाएगा इंटू 2/r हो जाएगा, 2 चौका 8 यहाँ काट देंगे, ये 9 में से 8 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1/r और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो f बराबर हमको मिल जाएगा r के। लेकिन 4 यहाँ भी मिल रहा है, 4 अभी मिल रहा है, तो यहाँ से r तो इधर आएगा, यहाँ से r इकन्नम r और ये f/2 होगा। देखिए यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये 4r नीचे मिलेगा, यहाँ नीचे 4 बाकी है, ऊपर 9 में से 8 घटाएंगे 1 और नीचे 4 और r का गुणा होगा तो ये 4r हो जाएगा। और यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो f बराबर ये 4r हमको प्राप्त होगा, f बराबर 4r। तो पहला वाले में हमको यही बताना था, इसमें 17वां में पहले क्या बताना था, लेंस की जल में फोकस दूरी। तो लेंस की जल में जो फोकस दूरी होगी वो उसकी वक्रता त्रिज्या की 4 गुनी होगी। अब कह रहा है यदि r बराबर 30 सेंटीमीटर तब फोकस दूरी, तो इसी में रख देंगे r बराबर अगर 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 17 भी सॉल्व हो जाएगा। ये 16वां प्रश्न है और ये 17वां प्रश्न का यहां से हमको सलूशन प्राप्त हो रहा है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। आइए प्रश्न संख्या 18 देखिए 18 नंबर। इसमें कह रहा है कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले, कांच का एक ठोस गोला है जिसका व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये पूरा व्यास है 4 सेंटीमीटर। तो हम इसका वक्रता त्रिज्या अगर कहा जाए, इसकी त्रिज्या तो r बराबर निश्चित रूप से 2 सेंटीमीटर होगी। व्यास अगर 4 सेंटीमीटर है तो r का मान 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा r की वैल्यू, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। तो कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश, तो देखिए व्यास के अनुदिश यहाँ 2 सेंटीमीटर का ये व्यास होगा, यहाँ 2 सेंटीमीटर इसका यहाँ केंद्र हो गया, सेंटर यहाँ हो गया, ये हो गया केंद्र। और कह रहा है कि गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम गोले का पृष्ठ अगर ले लें इधर साइड में तो 1.2 यानी यहाँ कहीं यहाँ पर स्थित है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्थित है, ये ओ लिख दिया गया। यानी कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो हमने इस पृष्ठ को लिया उत्तल पृष्ठ को, और यह दूरी दिया हुआ है यहां से यहां तक, ये दूरी दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर ये दूरी दिया हुआ है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति, हमें बुलबुले का प्रतिबिंब बताना है कि बुलबुले का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए अगर इसको केंद्र कहा जाए, ये केंद्र सेंटर हो, अगर सी से लिखा जाए तो यहाँ इस गोलीय पृष्ठ के लिए अगर हम यहाँ से कोई प्रकाश किरण डालें, इस वस्तु से प्रकाश किरण डाला जाए इस बिंदु पर, और यहाँ से देखिए इस बिंदु पर अगर वक्रता त्रिज्या खींचा जाए ये, तो इस तरीके से इसको हम कहेंगे इस बिंदु के लिए ये हो जाएगा, यहां से हमने खींच दिया अभिलंब, यहां इस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अब प्रकाश किरण अगर इस वस्तु से चलेगी तो यहाँ ये कांच का है, ये कांच का गोला है, और कांच से वायु में प्रकाश किरण जब जाएगी तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन क्या होगा कि यहाँ सघन से विरल माध्यम में जाने पर ये थोड़ा अभिलंब से दूर हटेगा, ये अभिलंब से दूर हटेगा, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा अपवर्तन के कारण, यहाँ अपवर्तन होगा, अपने मार्ग से विचलित होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। अब इस किरण को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो ये किरण पीछे बढ़ाने पर यहां कहीं काटती हुई दिख रही है, यानी इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इसी व्यास के अनुदिश बनेगा। और हमें बताना क्या है, गोले के व्यास के अनुदिश प्रतिबिंब की स्थिति, हमको यही दूरी बतानी है कि जो यहाँ ऑब्जेक्ट का ये जो प्रतिबिंब आई बन रहा है ये कितनी दूरी पर, इस गोले के पृष्ठ से कितनी दूरी पर बन रहा है, हमको v की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक चीज यहाँ ध्यान रखना है हमको कि ये गोलीय पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या जो लिया जाएगा वो माइनस में 2r लिया जाएगा, यहाँ माइनस में 2r कहेंगे, गोलीय पृष्ठ ये लिया गया है, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ माइनस में 2r कहा जाएगा, क्योंकि बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। और वस्तु की दूरी u, तो u की वैल्यू भी माइनस में लिया जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा।
और यहाँ हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और साथ में यहाँ देखिए और क्या दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक। तो ये कांच का अपवर्तनांक जो दिया है, ये अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, यानी ANG है। ये 1/2 कहिए, 1.2 सॉरी 1.5 कहिए, या इसको 3/2 कह सकते हैं, ये दिया हुआ है। और यहाँ जो अपवर्तन हो रहा है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी प्रकाश किरणें कांच से वायु में जा रही हैं, तो अपवर्तनांक हमें GNA यूज करना होगा। GNA अगर निकाला जाए तो ये फार्मूला है 1/ANG के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 2/3। अब हम फार्मूला गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। तो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र में हम जो अपवर्तनांक N/V लिखते हैं उसको हम GNA/V लिखेंगे। GNA/V -1/EU, ये बराबर होगा N/V - 1/U बराबर N-1/R, यानी GNA -1/R, यह फार्मूला हो जाएगा। इस गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का यह फार्मूला मिल जाएगा। अब इस फार्मूले में हम मान रखेंगे, तो देखिए मान रखने पर क्या मिलेगा। तो GNA का मान यहाँ 2/3 है, ये 2/3 मिल रहा है अपॉन V। तो V इसमें हमको निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ हमको ज्ञात करनी है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, वही स्थिति हमको यहाँ ज्ञात करना है। तो V हमें नहीं मालूम, इसलिए यहाँ V हम सीधे रख देंगे -1/U। U की वैल्यू माइनस में 1.2 सेंटीमीटर होगा। और फिर यहाँ हो जाएगा GNA यानी 2/3 यहाँ हो जाएगा -1, और नीचे R की वैल्यू -2 होगी, तो यहाँ पर -2 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा 2/3V, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस पॉइंट को हटा के इस 0 को यहाँ बढ़ा देंगे, और फिर 2 से इसको काटिए, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, यानी माइनस माइनस से प्लस गुणा होके हो जाएगा, 5/6 होगा। इसका पक्षांतर उधर करना है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करने पर देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, एलसीएम लेके अगर सॉल्व किया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ अंश में जो मिलेगा वो 3 एलसीएम होगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 - 3 यानी माइनस में 1 यहाँ मिल जाएगा, यहाँ -1 मिल जाएगा, और नीचे बटा -2 है, तो इसको बटा 1 करके अगर पलट के गुणा कराया जाए तो ये 1/-2 हमें इधर मिल जाएगा नीचे, और साथ में 5/6 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में 5/6 यहाँ मिल जाएगा, ये माइनस में मिल जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया जाए तो 2/3V बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल होके मतलब प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हमको मिलेगा 1/6, प्लस में 1/6 मिल जाएगा, और यहाँ माइनस में 5/6 है। और इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से फिर हमको क्या मिलेगा, 6 एलसीएम होगा, यहाँ 1 - 5 हो जाएगा, ये 1 - 5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर यहाँ से हमको -4/6 मिलने लगेगा। तो -4/6 देखिए कितना आ गया, 2/3V, ये बराबर आ जाएगा, ऊपर मिलेगा -4 और नीचे /6। इसको और सॉल्व किया जाए तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये मिल जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो यहाँ से देखिए 3V का 2 से गुणा कराएं तो 3 दूनी 6V मिल जाएगा, और इधर 3 दूनी माइनस में 6 लिख देंगे, और V बराबर अगर कहा जाए तो माइनस में 6/6, ये कैंसिल होके हमको 1 सेंटीमीटर माइनस में प्राप्त होगा। और माइनस वैल्यू क्या बता रहा है, यहाँ माइनस वैल्यू क्या बता रहा है, यहाँ -1 सेंटीमीटर मिल रहा है। माइनस वैल्यू ये बता रहा है कि गोलीय पृष्ठ के सामने ही प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब होगा वो गोलीय पृष्ठ के सामने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर इसका परिमाण होगा, और ये गोलीय पृष्ठ के ठीक सामने वस्तु की ही साइड में, ये वस्तु के ही साइड में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, और ये है वस्तु की ओर, वस्तु की ओर, यानी वस्तु की ओर ही यहाँ गोलीय पृष्ठ के सामने ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। आइए प्रश्न संख्या 19 पर। तो 19 में दिया है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, प्लस में हम 20 सेंटीमीटर लिख देंगे, और साथ में उसे किसी वस्तु से कितनी दूर रखें, यानी वस्तु की दूरी बतानी है कि उसका 2.5 गुना बड़ा
प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाए, तो पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब लिया जा सकता है, तो इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होने पर यहाँ रेखीय आवर्धन ऋणात्मक लिया जाएगा, माइनस में 2.5 ये रेखीय आवर्धन हो जाएगा। और अब हमें निकालना है वस्तु की दूरी, तो देखिए फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन दिया होने पर हमें वस्तु की दूरी के बीच संबंध अगर देखा जाए तो एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, m बराबर f/f प्लस u। तो इस फार्मूले की सहायता से हम u की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए m की वैल्यू दिया हुआ है माइनस में 2.5 और f की वैल्यू दिया हुआ है 20, तो नीचे भी 20 प्लस u हो जाएगा। सॉल्व करके हम u यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमें देखिए 20 का हम अगर मल्टीप्लाई कराएं इसमें तो यहाँ माइनस में मिल जाएगा 2.5 को 2 से गुणा करेंगे 5 मिलेगा और 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ 50 मिल जाएगा। और साथ में इसका गुणा जब u से कराएंगे तो माइनस में 2.5 u मिल जाएगा और यहाँ बराबर 20 हो जाएगा। अब u वाली वैल्यू को हम उधर ले चले, 20 को इधर ले आए, तो u को धनात्मक बनाने के लिए u की वैल्यू निकालनी है, इसको पक्षांतर कर लीजिए और इसको इधर ले आइए। तो ये माइनस में 50 है और 20 इधर आएगा तो माइनस में 20 होगा और इसको पक्षांतर करने पर 2.5 u मिल जाएगा। और यहाँ से देखिए u की मान ऋणात्मक मिलेगी, 2.5 u ये बराबर हो जाएगा माइनस में 70 और इसको डिवाइड कराएंगे तो u बराबर मिल जाएगा -70/2.5 ये प्राप्त हो जाएगा। पॉइंट हटा के एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, ये 700 हो गया और ये 25 हो गया। अब इसको डिवाइड करा दीजिए, तो 25 से हम 700 को अगर भाग करें, 25 से 700 को भाग करें तो 25 दूना 50, यहाँ मिल जाएगा हमको 20 और पीछे एक जीरो आएगा 200 हो जाएगा और फिर 25 अट्ठे 200, यहाँ u की वैल्यू देखिए हमको 28 प्राप्त हो जाएगी। u की वैल्यू माइनस में मिल रही है, तो माइनस वैल्यू क्या बता रहा है कि वस्तु लेंस के सामने स्थित होगा। तो इस प्रकार वस्तु की दूरी कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, तो वस्तु की दूरी 28 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 19 हमारा सॉल्व हुआ। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। अब आइए प्रश्न संख्या 20 पे, यदि 1.5 अपवर्तनांक के समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ अपवर्तनांक दिया है 1.5 और कह रहा है समतल उत्तल लेंस, एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ उत्तल है, इस टाइप में समतल उत्तल लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या देखिए, जो वक्रीय भाग है, वक्रीय भाग जो है वो दूसरा भाग होता है, इसमें R1 ये हो जाएगा अनंत, क्योंकि पहला वाला हमने समतल लिया है, और R2 की वैल्यू ये उत्तल भाग जो होगा, समतल उत्तल भाग की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो इसको माइनस में 10 लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। और साथ में कह रहा है इस लेंस की क्षमता क्या होगी, तो अब हम यहाँ लेंस मेकर सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस लेंस मेकर सूत्र से हम 1/f निकाल ले तो यही 1/f p के बराबर होगी, यही हमारा दक्ष बन जाएगा लेंस की क्षमता। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि ये लेंस की क्षमता हम बाद में निकालेंगे, पहले हम फोकस दूरी ज्ञात कर लें, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर में रखने के लिए 100/f की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम फोकस दूरी को ज्ञात कर लें, तो 1/f ये बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस 1, यहाँ 1/∞ माइनस 1/-10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से 1/f बराबर हमको मिल जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा जीरो और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ 1/10 केवल हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ इसको सॉल्व किया जाए तो इसको भिन्न बना लीजिए, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाएंगे, 5/10, 1/2 यहाँ मिल जाएगा। तो एक कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 1/20 प्राप्त हो जाएगा, 2 का 10 से गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यफ बराबर यहाँ हमें 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यानी इसमें बताना था लेंस की क्षमता क्या होगी, तो क्षमता हम निकालने के लिए अब हम सेंटीमीटर में दिया हुआ है फोकस दूरी, तो लेंस की क्षमता 1/f करेंगे तो यहाँ आएगा 1/f, अगर कर रहे हैं तो ये f मीटर में रखना पड़ेगा, लेकिन सेंटीमीटर में दिया है तो इसके लिए हम सीधे 100/f अगर कर दें तो ये सेंटीमीटर में प्रयुक्त कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर में फोकस दूरी प्रयुक्त करने पर ये डायोप्टर में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आप P बराबर 100/20, 100/20 जब करेंगे
तो यहाँ 20 पंचे 100 यानी 5 डायोप्टर हमको प्लस में मिल जाएगा। इसका रिजल्ट 5 डायोप्टर ये क्षमता हो जाएगा। तो लेंस यहाँ कैसा था, समतल उत्तल लेंस। तो इस समतल उत्तल लेंस का बिहेवियर कैसा होगा, प्लस 5 डायोप्टर क्षमता का यह समतल उत्तल लेंस होगा। तो इस प्रकार आज ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला आज सॉल्व की गई और ये प्रश्न पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टरों में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।